दोस्तों, पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले खत्म हो चुका है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पाक को कोई भी देश कर्ज नहीं दे रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम मानो आसमान छू रहे हैं। आटा दाल चावल के दाम सुनकर पाकिस्तानियों के होश ही उड़ रहे हैं। कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी तक नहीं है और शहबाज शरीफ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ये है पाकिस्तान की आज की हालत, जहां पर बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान का तालिबान और टीटीपी ने भी नाक में दम कर दिया है। अब इन हालातों को देखकर हुक्मरान क्या करे, उनको ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए पाकिस्तान अब विदेशों में बने दूतावास को बेचने का मन बना रहा है और उसकी बोली लगाकर पैसे हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। मानो पाकिस्तान अब दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। दिवालिये से बचने के लिए लगातार अपनी इमारतें बेच रहा है। अपने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रहा है पाकिस्तान। कर्ज देने से सभी देशों ने मना कर दिया है। अब पाकिस्तान को अपनी जमीन, जायदाद और घर तक बेचने को मजबूर हो रहा है पाकिस्तान। अमेरिका में पाकिस्तान के दूतावास की अब बोली लग गई है। हिंदुस्तान ने लगाई दूसरी सबसे बड़ी बोली। दोस्तों, पाकिस्तान काफी समय से आर्थिक संकट का सामना करता आ रहा है। पाकिस्तान के हालत इतने खराब हो चुके हैं कि अब उसे विदेशों में बनी अपनी संपत्ति को बेचना पड़ रहा है। खबरों की माने तो अमेरिका में पाकिस्तान अपने दूतावास की इमारत बेच रहा है और इसके लिए शहबाज शरीफ ने हाल ही में दूतावास को बेचने की मंजूरी दे दी है। सूत्रों की माने तो अब इसकी बोली भी लगनी शुरू हो गई है। खास बात तो ये है दोस्तों कि इस इमारत के लिए अब तक 3 बोलियां आई हैं। इनमें से सबसे पहली बोली यहूदी समूह ने लगाई है। वहाँ सबसे ऊंची बोली दूसरी एक भारतीय रियल एस्टेट की तरफ से है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये इमारत अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के पास इलाके में है और इस इमारत की कीमत बिल्डरों के मुताबिक करीब 60 लाख अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। पाकिस्तान मीडिया की माने तो इस इमारत में किसी समय पाकिस्तान के दूतावास का डिफेंस सेक्शन स्थित था। उसके लिए एक यहूदी समूह ने सबसे ऊंची बोली लगाई। पाक राज्य सूत्रों की माने तो लगभग 6.8 बिलियन डॉलर यानी कि 56.33 करोड़ रुपए की ऊंची बोली यहूदी समूह ने लगाई है। सूत्रों की माने तो एक भारतीय रियल एस्टेट ने भी लगभग अमेरिकी 5 बिलियन डॉलर यानी कि 41.38 करोड़ की दूसरी बोली लगाई, जबकि एक पाकिस्तानी रियल एस्टेट एजेंट ने लगभग 4 अमेरिकी डॉलर यानी कि 33.18 करोड़ की तीसरी बोली लगाई। पाकिस्तानी रियल एस्टेट एजेंटों के अनुसार इमारत को सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को बेचा जाना चाहिए। पाकिस्तान की माने तो इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान दूतावास के अधिकारियों ने कहा था कि वॉशिंगटन में इस्लामाबाद की 3 राजनयिक संपत्तियां हैं, जिनमें से स्ट्रीट एंड डब्ल्यू पर बनी मौजूदा इमारत है, जिसे अब बेचा जा रहा है। इस इमारत में 1950 से 2000 के दशक के प्रारंभ तक पाकिस्तान दूतावास का डिफेंस सेक्शन काम करता था। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है दोस्तों? आपकी जो भी राय है वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पीओके से पाक सेना को भगाया। दोस्तों, इस बार भारत, रूस और चीन पहली बार साथ आए हैं और साथ आकर उन्होंने ऐसा काम किया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने क्या कर दिया, तो चलिए देखते हैं इस बारे में विस्तार से। दोस्तों 74 साल बाद यूएनएससी में एक मौका आया जिसमें म्यांमार को लेकर एक प्रस्ताव आया। और दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि 2021 की बात है, फरवरी का महीना था जब हमारा बजट आना बाकी था और उसी समय खबर आई थी जो म्यांमार का राष्ट्रीय अध्यक्ष है आंग सान सू ने अरेस्ट कर लिया जाता है और यहाँ तख्ता पलट जाता है। और यहाँ सेना ने तख्ता पलटकर अपनी जनरल को बैठा दिया शासन करने, और जनता जो कि मिलिट्री को कहा जाता है। म्यांमार शासन में उसने ये कहा कि क्योंकि सू की सरकार ने गलत तरीके से चुनाव जीता और धोखेबाजी की है, इसीलिए हमने यहाँ पर टेक ओवर कर लिया है और आप यहाँ 1 साल में चुनाव कराएंगे लोकतांत्रिक तरीके से, और फिर यहाँ चुनाव होने के बाद लोकतंत्र सरकार आएगी। लेकिन हुआ क्या कि म्यांमार में और भी ज्यादा भयंकर गृह युद्ध छिड़ गया और वहाँ की सरकार और भी ज्यादा तानाशाह होने लगी। सैन्य सरकार ने हर बार कोशिश की जिससे म्यांमार में उन्हीं का शासन बना रहे। ऐसे में म्यांमार में भी इस समय गुटबाजी हो रही है और समस्या खड़ी हो रही है। इसी को लेकर अमेरिका समेत कई देश मिलकर इस प्रस्ताव को लेकर आए हैं कि 15 देशों की यूएनएससी में जो टीम है वहाँ पर इस प्रस्ताव को लाया गया है। म्यांमार के खिलाफ ये प्रस्ताव
साथ ही आप तुरंत वहाँ लोकतंत्र बहाल करो। और दूसरी बात जो कही गई है वह थी जो सू है उनको रिलीज करो, यानी कि उनको छोड़ दो, क्योंकि आपको बता दें कि सू को 18 साल की सजा दी गई है क्योंकि मिलिट्री सरकार ने इनको दोषी माना है और अलग अलग केसों में मिलाकर इनको 18 साल से भी ज्यादा की सजा सुनाई गई है। ऐसे में प्रस्ताव आया है कि म्यांमार के खिलाफ हमें एक्शन लेना है और इस प्रस्ताव को जब 15 सदस्यों की टीम के सामने रखा जाता है तो यहाँ 12 देशों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। तो वहीं पहली बार ऐसा हुआ जब भारत, रूस और चीन इस पूरी वोटिंग प्रक्रिया से दूर रहे। ऐसे में रूस और चीन का तो समझ आता है। रूस का आप स्क्रीन में आर्टिकल देख सकते हैं कि म्यांमार इस वक्त जो ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, ऐसे में म्यांमार की मदद करने के लिए बेहतर बनाने में रूस मदद करेगा ताकि ऊर्जा संकट म्यांमार का दूर हो सके। ऐसे में रूस म्यांमार के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखना चाहता है और साथ ही चीन भी अपनी दोस्ती बनाए रखना चाहता है। और ऐसे में भारत की मजबूरी ये है कि भारत को हर हाल में म्यांमार के साथ दोस्ती बनाए रखनी होगी, क्योंकि 1700 किलोमीटर का एरिया है जहां पर भारत और म्यांमार अपना बॉर्डर साझा करते हैं और कई ऐसे गुट हैं जो इन सीमा पर एक्टिव हैं। और आपको बता दें कि यही मिलिट्री सरकार ने पिछली बार भारत को मदद की थी ताकि यहाँ से आतंकी गुटों का सफाया हो सके, जबकि चाइना चाहता है कि रूस के म्यांमार के साथ संबंध खराब हो और यहाँ से भारत पर हमला कराया जा सके। और यही वजह है कि भारत इस मतदान से दूर रहा। वैसे भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इस बात को लेकर कहा कि म्यांमार में नेता की रिहाई होनी चाहिए और लोकतांत्रिक चीजों का गठन होना चाहिए और धीरज पूर्ण तरीके से इस मसले का समाधान होना चाहिए। लेकिन भारत ने बिल्कुल भी इस मतदान में हिस्सा नहीं लिया और वोटिंग से भारत दूर ही रहा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि भारत के इस फैसले का क्या असर होता है। दोस्तों, ऐसी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। मोदी योगी को दी गालियां। दोस्तों, अब ये कोई नई बात नहीं है जब हर दिन कोई न कोई मुस्लिम कुछ न कुछ कांड करते हुए दिख जाता है। अब ये पुरानी बात हो गई है, लेकिन इस बार मुस्लिमों ने हद पार कर दी जब एक ऑडियो तेजी से वायरल हुआ और इस मुस्लिम शख्स ने इस बार ऐसी गलती की है ना कि उसे इसके लिए बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, उसने सीधे सीधे पीएम मोदी और योगी को ऐसी ऐसी गालियां दी जो किसी भी ट्वीट द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। दोस्तों, आप समझ गए होंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस डायरेक्ट उसे टांग कर यानी कि उसे उठाकर थाने में ले आई और उसके बाद उसकी ऐसी कुटाई हुई जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये मुस्लिम गढ़ का प्रधान था और क्यों गाली दे रहा था सीएम योगी और मोदी को, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पुलिस ने अब इसे डायरेक्ट योगी तक भेजने की भी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि योगी ने इसे खुद बुलाया है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इसने कितनी बड़ी गाली दी होगी। और अब आपको डिटेल में बताते हैं कि ये कहां की खबर है और क्या कुछ हुआ है जो इसे इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ रही है। दोस्तों, ये शख्स जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये सिर्फ शक्ल से ही कट्टरपंथी नहीं बल्कि विचार से भी है। उतना ही जहरीला है। ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के खानपुर सादान नाम के गांव का रहने वाला है और यही इस गांव का प्रधान भी है और इसका नाम है अब्दुल सत्तार। आपको बता दें कि इस शख्स ने पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी को गंदी गंदी गालियां दी और साथ ही हिंदुओं के लिए भी द्वेषपूर्ण और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद इसका ऑडियो पूरे गांव में वायरल हो गया। और उसके बाद अंकित नाम के एक शख्स ने इसकी शिकायत पुलिस में जाकर कर दी। अंकित ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया